हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी कैसी तेरी मोहब्बत पार्ट 36 है। चलिए हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बारिश अब थम चुकी थी और सुबह की हल्की सी सुनहरी धूप खिड़कियों की दरारों से चुपचाप अंदर झांक रही थी। आध्या की पलकें धीरे धीरे खुली, एक नर्म मुस्कान होठों तक आई जब उसने खुद को अभय की बाहों में पाया। उनका चेहरा बेहद करीब था, बस कुछ सांसों की दूरी। अभय अब भी नींद में था, आंखें बंद, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। आध्या बस उसे देखती रही, एकटक, पलकों की झुकती हुई लाज, गालों पर फैली हल्की गुलाबी आभा और दिल में उठती मीठी सी गुदगुदाहट। कल की रात का ख्याल आते ही उसकी धड़कनें फिर से तेज होने लगी। शब्दों की जगह उसकी मुस्कान बोल रही थी। उसके मन में एक मासूम सा ख्याल आया, कितने अजीब हैं ना आप। कल आपने मुझे वो खुशी दी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप ऊपर से खड़ूस बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से एक मासूम बच्चे जैसे हैं। भगवान करे हमारे इस रिश्ते को कभी किसी की नज़र ना लगे और आप कभी मुझसे दूर ना जाए। तभी बिना आंखें खोले अभय की आवाज़ आई, अगर तुम्हारा मुझे निहारना पूरा हो गया हो तो जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, वरना मैं चला जाता हूँ वॉशरूम में। आध्या एकदम चौंक गई। आप जाग रहे थे? वह शर्म से बिस्तर में और सिमट गई। जवाब देने की बजाय अभय ने उसकी कलाई थाम ली और एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। वो सीधा उसके सीने से जा लगी। मिस्टर हस्बैंड, आप ये क्या कर रहे हैं? आध्या ने हकलाते हुए कहा। अभय ने नज़दीक आकर कान में फुसफुसाया, मैंने तो कहा था ना कि अब सब कुछ अपना है, फिर छुपाने की क्या ज़रूरत है? आध्या की सांसें रुकने लगी थी। उसकी शर्म ने जैसे उसकी आवाज़ छीन ली थी। अभय थोड़े शरारती अंदाज में बोला, वैसे भी सुबह सुबह का मौसम बड़ा प्यारा है, तो क्यों ना हम एक बार फिर से। आध्या ने आंखें बड़ी की और फिर शर्म के मारे एक झटके से उसे धक्का दिया। वह चादर समेटती हुई बिस्तर से उठी और सीधे वॉशरूम की तरफ भाग गई। अभय पीछे से मुस्कुराया और धीमे से बुदबुदाया, पागल लड़की। कमरे में अब एक मीठा सन्नाटा अब भी पसरा था और उन दोनों के दिलों में एक नई शुरुआत की मीठी सरगोशी थी। तभी अभय के फ़ोन की रिंग ने उस खामोशी को तोड़ा। स्क्रीन पर चमकता नाम, आस्था कॉलिंग। उसके होठों पर एक मुलायम मुस्कान फैल गई। जैसे ही उसने कॉल उठाई, हैप्पीएस्ट बर्थडे टू माई बच्चा। उसके स्वर में वही पुराना दुलार था जो कभी आस्था की चोट पर फूंक बनता था। आस्था की भी आवाज़ आई, चहकती हुई लेकिन हल्की सी शिकायत में डूबी। भाई, आपको मेरा बर्थडे याद था? मुझे लगा आप तो भूल ही गए। भूल गया? अभय की आवाज़ और गहरी हो गई। क्या यह पॉसिबल है बच्चा? बस कुछ देर में राणा मेंशन आ रहा हूँ, तुम रेडी रहो। फ़ोन कट होते ही अभय वॉशरूम चला गया। फिर कुछ ही देर में वो रेडी होकर बाहर आया। आध्या वहीं खड़ी थी, अपने बालों को संवारती, लेकिन उसकी आंखों में अभी वो सुबह की शरारत बाकी थी। दोनों की निगाहें फिर मिली। फिर अभय मुस्कुराया और कहा, तो चले मिसेज राणा। हालांकि उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा था, अभी तुम्हें देखकर मन नहीं भरता, जी चाहता कि कभी इन बाहों से तुम्हें आज़ादी ही ना दूं। आध्या मुस्कुराकर उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, मिसेज राणा, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लिटिल परी उससे भी प्यारा लगता है, इसलिए आप मुझे लिटिल परी ही कहा करें। एक बात मैं भी कहूँ, मैं भी नहीं चाहती कि आपकी बाहों से मैं कभी आज़ाद हूँ, लेकिन क्या करें, दादी और मिली इंतज़ार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हम दोनों बिना बताए कहाँ गायब है। अभय थोड़ा गंभीर होकर कहा, कितनी बार कहा है तुमसे, जब हम साथ हो तो तुम्हारे मन में बस मैं होना चाहिए, कोई और नहीं। आध्या शरारती मुस्कान के साथ बोली, सॉरी बाबा, लेकिन क्या करूँ, ना चाहते हुए भी हो ही जाता है। अभय ने गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, आगे से ख्याल रखना। अब चले, मैं तुम्हें जुहू मेंशन छोड़कर राणा मेंशन जा रहा हूँ। आज आस्था का बर्थडे है, इसलिए मुझे अभी राणा मेंशन जाना होगा। क्या? वह चौंक कर बोली, आज आस्था का बर्थडे है? मुझे भी उसे कुछ देना चाहिए, आखिरकार मैं उसकी भाभी हूँ, लेकिन मुझे तो उसकी पसंद तक नहीं मालूम। जब तक मैं वहाँ रही किसी से ढंग से बात तक नहीं हो पाई, किसी को जानने का मौका भी नहीं मिला। अभय मुस्कुराया, एक हल्की सी गंभीरता लिए बोला,
तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, जो भी उसे चाहिए मैं दिला दूंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आद्या थोड़ी नाराज़गी में मुंह फुलाकर बोली, लेकिन मिस्टर हस्बैंड, मेरा भी तो मन है कि मैं खुद कुछ चुनूं, कुछ ऐसा जो मेरी तरफ से हो, एक छोटा सा तोहफा। क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? अभय ने गहरी सांस ली और नरमी से कहा, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ लिटिल परी, मैं बस समझा रहा हूँ। जैसे ही समय मिलेगा मैं तुम्हें खुद लेकर मार्केट चलूँगा। आद्या ने मासूमियत से कहा, मैं अकेले भी तो जा सकती हूँ ना, मिली के साथ, प्लीज़ जाने दीजिए ना। अभय की आंखों में एक पल के लिए सख्ती उभरी। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी लेकिन सर्द थी। तुम मिली के साथ अकेले ही गई थी और देखा था क्या हुआ था। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तुम्हें अकेला भेजने का मतलब है खुद को चैन से सांस ना लेने देना। आद्या की आंखें झुक गई, चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। उसकी उंगलियां साड़ी के किनारों से खेलने लगी। कुछ कहना चाह रही थी पर चुप हो गई। अभय ने उसकी उदासी को महसूस किया, पास आया और उसके दोनों कंधे थामते हुए गहरी नज़र से उसे देखा। यह मत समझो कि मैं तुम्हें कैद कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। मेरी लिटिल परी की सुरक्षा सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मेरे पास कई काबिल बॉडीगार्ड्स हैं, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं करता। तुम्हारा ध्यान रखना यह मेरे दिल का काम है। आद्या की आंखें भींग गई थी, लेकिन इन आंसुओं में अब कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक एहसास था, उसकी अहमियत का, उसका सम्मान का और अभय की दीवानी सी परवाह की। अभय उसके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन करता है और दोनों फार्म हाउस से निकल जाते हैं। अभय आद्या को जुहू मेंशन पर छोड़कर खुद सीधे राणा मेंशन की ओर रवाना हो चुका था। राणा मेंशन आज सुबह से ही रौनक से भरा हुआ था। गुलाब, गेंदा, ऑर्चिड, हर कोने में सजावट थी। हर किसी के चेहरे पर एक खास चमक थी। और क्यों ना हो, आज राणा मेंशन की सबसे लाडली बेटी आस्था का जन्मदिन जो था। अभय जब मेंशन में दाखिल हुआ तो सबसे पहले सीधा आस्था के कमरे की ओर गया और जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, बिना खोले अंदर बैठी आस्था चौंक गई। भाई, आप आ गए? उसकी आंखें चमक उठी। अभय ने पास जाकर उसके माथे पर एक प्यार भरा किस किया और मुस्कुराकर बोला, हैप्पी बर्थडे बच्चा। थैंक यू भाई, आस्था ने खुशी से झूमते हुए कहा। अभय पूछा, अच्छा बताओ, इस बार मेरी बहन को अपने बर्थडे पर क्या चाहिए? इम्पोर्टेड मोबाइल, नई डिजाइनर ड्रेस या फिर कुछ ऐसा जो मार्केट में ट्रेंड में हो? आस्था हंस पड़ी, नहीं भाई, इस बार कुछ अलग चाहिए। अभय ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक गंभीरता सी झलकने लगी थी। अभय ने उसकी नज़रों में झांकते हुए पूछा, ऐसा भी क्या चाहिए बच्चा? आस्था कुछ सोचते हुए फिर बोली, कुछ ऐसा भाई जो मेरी ज़िंदगी की खुशी से जुड़ी हुई हो, जिसे सिर्फ आप ही दे सकते हैं। वादा कीजिए भाई कि आज आपकी बहन आपसे जो मांगेगी आप उसे देंगे। क्योंकि जिस तरह से आस्था बोल रही थी वो काफ़ी सीरियस थी। अभय अब गंभीर होते हुए पूछा, ऐसा भी क्या है बच्चा जिसके लिए आप मुझसे वादा ले रही हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका भाई अपने बातों से पीछे नहीं हटता, फिर आपको मुझसे वादा क्यों चाहिए? आस्था बोली, जानती हूँ भाई, फिर भी मुझे आपसे वादा चाहिए। अभय ने जब आस्था से कहा, तुम्हारा भाई वादा करता है कि जो भी तुम मांगोगी, अगर वो तुम्हारे लिए सही होगा तो तुम्हारा भाई तुम्हें जरूर देगा। आस्था की आंखों में जैसे चमक लौट आई। उसने बिना कोई देरी किए सीधे कहा, लकी भाई। ये नाम जिसे अभय के कानों में तेज गूंज गया। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया, माथे पर सिकन गहराने लगी। क्या? उसने धीमे लेकिन गहराई से पूछा। आस्था ने कांपती आवाज में कहा, हाँ भाई, मुझे लकी चाहिए। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। उसकी आंखें नम थी और दिल डर से भरा हुआ था। दादाजी कभी हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, वह बोली, लेकिन अगर आप चाहो तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। मेरे लिए आपकी मर्जी ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अभय की नज़रें अब उसकी आंखों से होकर सीधे उसके दिल को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसने शांत लेकिन गहरी आवाज़ में पूछा, क्या लकी भी तुमसे प्यार करता है? आस्था का दिल बैठ गया था। कुछ पल खामोशी छाई रही और फिर उसने झूठ बोल दिया, हाँ भाई, वो भी मुझे बहुत चाहता है, बस आपसे डरता है, इसलिए वो अपनी फीलिंग छुपाता है। उसके शब्दों में सच कम और जिद ज़्यादा थी। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि लकी के दिल में वह जगह नहीं है
जो वह चाहती थी, लेकिन अब यह उसकी मोहब्बत नहीं, उसकी जिद बन चुकी थी। वह लकी को किसी और के साथ देखना नहीं चाहती थी, खासकर मिली के साथ। वो किसी भी कीमत पर मिली से नहीं हारना चाहती थी। अभय उसके चेहरे को नज़रों से पढ़ता रहा, फिर बिना कुछ कहे, बिना कोई रिएक्शन दिए चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही आस्था ने अपने आप से कहा, ओ गॉड, बस भाई लकी से इस बारे में कुछ मत पूछे। अभय जैसे ही राणा मेंशन के मुख्य द्वार से बाहर निकला, उसकी जेब में रखा मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर लकी का नाम चमक रहा था। उसने एक हाथ से कॉल उठाते हुए अपनी सफ़ेद शर्ट की आस्तीन मोड़ी। वह कॉल पर बोला, हाँ लकी बोलो। फ़ोन की दूसरी ओर से कुछ गंभीर आवाज़ आई, जिसे सुनते ही अभय की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और स्वर सख्त हो गया। वह गंभीर स्वर में कहा, मैं आ रहा हूँ लकी, अभी। कॉल काटकर वह तुरंत गाड़ी की ओर बढ़ा। कुछ ही देर में वह उस लोकेशन पर पहुंचा जहां से लकी ने फ़ोन किया था, एक सादा लेकिन शांत जगह। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र उस औरत पर गई जो अब बुरी तरह से टूटी हुई लग रही थी। सोफे पर बैठी सुजाता कपूर की आंखें सूजी हुई थी, चेहरा आंसू से भींगा था और दिल ममता से छलकता हुआ। अबे धीरे धीरे उनके पास गया और घुटने के बल नीचे बैठ गया। वो धीरे से कहा, मासी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? सुजाता ने उसकी ओर देखा। आंखों में एक बेजुबान पीड़ा और आवाज़ में टूटे हुए सपनों की सिहरन थी। वह कपकपाती आवाज़ में बोली, क्योंकि मुझे अपने बच्चों से मिलना है अभय। तुमने वादा किया था मुझसे, कहा था कि तुम मुझे मेरी गुड़िया से मिलाओगे, मेरे अंश से मिलाओगे। कितने दिन हो गए और तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, आखिर क्यों? अभय की आंखों में भी नमी तैर गई। वो सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन हालात ने उसे कठोर बना दिया था। वो धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, मासी ऐसा मत कहिए, मैंने आपको कैद नहीं किया है, मैं तो बस आपको इस दुनिया की जहर से बचा रहा था। आपके बच्चों तक ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सुजाता थोड़ी चौंकी, लेकिन उम्मीद की एक डोर फिर से उनके चेहरे पर झलकने लगी। वह पूछी, क्या शर्त है बेटा, बताओ, मैं सब मानने को रेडी हूँ, बस अपनी बच्ची को देखना चाहती हूँ, अपनी गुड़िया को। मैंने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में भावनाओं का ज्वार था, लेकिन चेहरे पर संयम थी। मैं आपको अभी लेकर चल रहा हूँ। आप आध्या के सामने जाकर यह मत कहिएगा कि आप उसकी माँ हैं। वो अब मेरी पत्नी है, वही आपकी गुड़िया है। अगर आप अचानक से उसके सामने खुद को माँ कहेंगी तो मैं नहीं जानता कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। उसे बहुत कुछ नहीं मालूम है, बहुत सी बातें मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगा। बस आपसे एक वादा चाहिए कि जब तक मैं उसे सारी सच्चाई नहीं बता दूं। सुजाता की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के साथ एक माँ की उम्मीद लिए हुए थी। सुजाता हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं उसे देख सकूं, बस एक बार। और मेरा बेटा अंश, क्या वो भी तुम्हारे साथ है? मैंने उनका हाथ थामा और शांत स्वर में कहा, बहुत जल्द वो भी आपके सामने होगा। बस मुझ पर यकीन रखिए मासी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके बच्चों को फिर से आपके पास लाऊंगा। अबे कुछ ही देर में सुजाता कपूर को जुहू मेंशन लेकर आता है। जैसे ही गायत्री देवी की नज़र उन पर पड़ी, उनके चेहरे पर कुछ पल के लिए स्तब्धता और फिर भावनाओं की बाढ़ उमड़ गई। बिना कुछ कहे वह एक दूसरे के गले लग गई। सुजाता भराई आवाज़ में बोली, मासी माँ, आप कैसी हैं? मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन मैं आपको यूं ही देख पाऊंगी। गायत्री देवी की आंखों में आंसू भर गए थे। मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? आंखें बूढ़ी हो गई, पर तेरा इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। और आज जब तुझे सामने देख रही हूँ तो इस बूढ़ी माँ को मानो सुकून मिल गया हो। इतने बरसों की दूरियां, बिछोह का दर्द और अधूरी बातें सब जैसे उस एक आलिंगन में बह गई हो। अभय और लकी एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुरा देते हैं। दोनों की आंखों में सुकून था, जैसे आज कोई टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया हो। लेकिन तभी सीढ़ियों से नीचे उतरती आध्या की आवाज़ सबको चौंका देती है। क्या हो रहा है यहाँ? उसके साथ मिली भी थी। जैसे ही दोनों की नज़र सुजाता कपूर पर पड़ी, अभय का चेहरा तनाव से भर गया और गायत्री देवी भी घबरा गई। आध्या ने सीधे पूछा, ये कौन है दादी? उसके स्वर में जिज्ञासा थी, मासूमियत भी
और कहीं न कहीं बेचैनी भी। मिली ने भी सवाल उठाया, हाँ दादी, ये हमारी कोई रिलेटिव्स नहीं लगती जिन्हें हमने पहले कभी देखा हो। अभय एक पल को चुप रहा, उसका मन डोल रहा था। क्या अब वो सच कहे? क्या वो इस तूफान का सामना करने को रेडी है? और क्या आध्या इस सच को सुनने के लिए रेडी है कि सुजाता कपूर उसकी माँ है? उसने एक नज़र सुजाता पर डाली, फिर गायत्री देवी पर, फिर उसकी निगाहें आध्या पर टिक गई, उसकी लिटिल परी, जिसकी पूरी दुनिया अब उसकी एक बात से बदल सकती थी। उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था। वो जानता था कि सच रोकना मुमकिन नहीं है। अभी मेंशन के ड्राइंग रूम में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सुजाता कपूर की नज़रें बार बार बस एक चेहरे पर टिक जाती, आध्या पर। वह चेहरा जिसकी मासूमियत में उनकी अपनी परछाई दिखती थी, जिसकी आंखें उनकी अपनी आंखों की तरह दर्द को छुपाना जानती थी। सुजाता की आवाज़ धीमी थी और कांपती हुई बोली, मासीमा, ये यही है ना मेरी गुड़िया? गायत्री देवी ने उसकी बात का जवाब एक हल्के से सिर हिलाने से दिया। उनकी आंखों में मिश्रित भाव थे, सुकून, दर्द और डर का। सुजाता फिर बोली, कितनी बड़ी हो गई है मेरी गुड़िया। कभी सोचा नहीं था कि जब उसे देखूंगी, उसके माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर मेरी आंखें भर आएंगी, और वो भी मेरी सबसे प्यारी दोस्त माधवी की बेटी की वाइफ होगी। उनकी आवाज़ टूट रही थी। मेरी गुड़िया तो सच में परी जैसी लग रही है। वह यह बातें बहुत धीरे बोल रही थी ताकि उनकी बातें सिर्फ गायत्री जी ही सुन पाए। उधर आध्या का चेहरा अब संजीदा हो गया था। वो गौर से सुजाता कपूर को देख रही थी। कौन है आप? आवाज़ में कठोरता नहीं बल्कि गहराई से भरे अनकहे सवाल थे। आध्या की आंखें सुजाता की आंखों से जा मिली। दोनों की आंखें एक सी थी। वो रंग, वो गहराई और एक कनेक्शन। उसकी नज़र फिर अभय पर गई। मिस्टर हस्बैंड, आप सब ऐसे चुप क्यों हैं? मैंने कुछ पूछा है? और दादी, आप इन्हें गले क्यों लगा रही थी? क्या आप इन्हें जानती हैं? कौन है ये? अब माहौल भारी हो चला था। हर कोई जानता था कि सच यहाँ घुटनों के बल खड़ा है, सामने आने को रेडी है, लेकिन डर के साए में। अभय ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, और फिर हिम्मत बटोरकर आध्या के पास आया। उसने अपने हाथ उसके कंधे पर रखते हुए धीरे से बोला, लिटिल परी, मेरी तरफ देखो। आध्या उसकी आंखों में झांकने लगी। उसकी निगाहें जैसे अब जवाब मांग रही थी। अभय बहुत मुश्किल से बोल पा रहा था, ये जो तुम्हारे सामने है, ये तुम्हारी। तभी लकी की आवाज़ बीच में गूंजी, आध्या मैम, ये मेरी माँ है। के शब्दों ने जैसे एक बम सा फोड़ दिया हो। कमरा अचानक ठहर सा गया। सभी की नजरें लकी पर टिक गई। वह स्तब्ध था। उसका चेहरा उस इंसान की तरह था जिससे सच छीन लिया गया हो, जिसे अपनी जगह कोई और बोल गया हो। सुजाता कपूर की आंखों से आंसू बहने लगे। अपनी सगी बेटी को सामने देखकर भी वह उसे गले नहीं लगा पा रही थी, ना ही कह पा रही थी कि मैं उसकी माँ हूँ। आध्या अब पूरी तरह से उलझ चुकी थी। उसकी आंखें अभय से, फिर सुजाता से, फिर गायत्री देवी से होते हुए लकी पे ठहर गई। सच में ये आपकी माँ है? हाँ, बोलते ही लकी ने गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी सच दिल पर पत्थर बनकर बैठ गया हो। लेकिन तभी मिली ने तिरछी नज़रों से उसकी ओर देखा और होठों के कोनों से हल्की मुस्कान के साथ चुटकी ली। आपकी माँ? वाह, मुझे तो आज तक बताया ही नहीं, कभी जिक्र तक नहीं किया कि आपकी फैमिली भी है, और अब अचानक से आपकी माँ सामने आ गई। लकी नज़रें झुका लेता है, कह नहीं पाता है। आध्या ने धीरे से सुजाता कपूर का हाथ थामते हुए कहा, आंटी, यानी आप तो हमारी भी माँ हुई ना? सुजाता कपूर की आंखें भर आई थी। उसने आध्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। वह थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग ऐसे सस्पेंस क्रिएट कर रहे थे जैसे कि यह मेरी माँ है। सभी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। फिर आध्या का चेहरा कठोर और नफरत से भर गया था, जिसे सभी ने नोटिस कर लिया। वो सुजाता की ओर मुड़ती है, थोड़ा भावुक होकर बोली, खैर, आप मेरी माँ हो भी नहीं सकती आंटी। वो एक पल रुकती है, क्योंकि आप बहुत प्यारी हैं। मेरी माँ जैसी औरत तो माँ कहलाने लायक बनी ही नहीं है। एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। अभय जो खड़ा था उसकी आंखों में हल्की नमी थी। गायत्री जी ने सुजाता का हाथ थाम लिया। सुजाता कपूर जैसे भीतर ही भीतर टूट गई हो। उनकी बेटी, उनकी गुड़िया उनके लिए इतनी नफरत रखती है, लेकिन क्यों, उन्हें मालूम ही नहीं था।
उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनकी अपनी बेटी उन्हें स्वीकार तक नहीं कर पा रही है। गायत्री देवी की भी आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि अब इस सच को छुपाना अधर्म होगा, लेकिन उस सच को कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अभय जो अब तक चुप था, एकदम कठोर बन चुका था। उसके चेहरे पर तनाव और पश्चाताप दोनों साफ झलक रहे थे। सुजाता कांपती आवाज में सिर्फ आध्या को देख रही थी। वह बोलना तो चाह रही थी, मैं, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए हों। उन्हें यह नहीं कह पाने की पीड़ा हो रही थी कि मैं तेरी माँ हूँ। आध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। सुजाता उसकी तरफ देखती रही। उनकी आंखों में वो ममता छलक रही थी जिसे सालों से उन्होंने दबा रखा था। सिर्फ सिर हिला पाई और आध्या के पीछे पीछे चल दी। उनका दिल चीख रहा था, मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, लेकिन होठों पर अब भी खामोशी थी। दूसरी ओर जुहू मेंशन का स्टडी रूम में ही अभय अपने किंग साइज चेयर पर बैठा, चेहरा सख्त, जबड़े भींचे हुए थे। सामने लकी हाथ बांधे नजरें झुकाए खड़ा था। वह गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, क्या था लकी? तुमने क्यों कहा कि वो तुम्हारी माँ है? मैं आगे बढ़कर सच बताने ही वाला था, लेकिन तुमने बीच में बोलकर सब खराब कर दिया। तुम जानते भी हो मैंने कितनी हिम्मत जुटाई थी। लकी धीमे स्वर में कहा, सॉरी बॉस, मुझे लगा उस पल में ये सही नहीं होगा कि हम आध्या मैम को अभी उनके बारे में बता दें। आपने देखा नहीं उनका चेहरा जब वो अपनी माँ के बारे में बताने लगी? उनके लफ्ज़, उनकी आंखें, जैसे वो खुद नहीं जानती कि वो क्या महसूस कर रही है। उनकी आंखों में अपनी माँ के लिए नफरत साफ साफ झलक रही थी। अगर आप बता देते कि सुजाता कपूर उनकी माँ है तो शायद उनका रिएक्शन बहुत बुरा हो सकता था। वह पल भर रुका, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मुझे लगता है कि हमें उन्हें वक्त देना चाहिए। अगर वो सुजाता कपूर के करीब जाएंगी, उनसे जुड़ेंगी, तो वो खुद महसूस करेंगी कि यह रिश्ता कितना गहरा है। अब दिल से कनेक्शन बनेगा तो सच जानना उनके लिए आसान होगा। अभय अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, नहीं मालूम लकी कैसे रिएक्ट करेगी, लेकिन एक बात जानता हूँ, मैं अब उससे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ। पता नहीं ये बोझ अब भारी होता जा रहा है। वो मेरी लिटिल परी है, मैं उसे इस दर्द से और सच से कब तक दूर रख पाऊंगा? लकी भावुक होकर कहा, आप ठीक कह रहे हैं बॉस, पर कभी कभी सच्चाई की जगह उस सच्चाई को सुनने का सही वक्त ज़्यादा जरूरी होता है। हमें वो सही वक्त देखना होगा, वरना हम उन्हें खो भी सकते हैं। अभय ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कहा, दुआ करो लकी, जब वह सच सुने तो उसे एक्सेप्ट करे। कुछ पल की खामोशी के बाद अभय गहरी सांस लेकर कहा, अब मुझे राणा मेंशन जाना होगा। आज तक पूरा घर सिर पर उठाई होगी। उसका बर्थडे है और सेलिब्रेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वह धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा, कोट पहनते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे की चौखट तक पहुंचते ही वो पलटा और लकी की ओर देखा। आंखों में कुछ अलग था, शायद कोई उलझन, कोई भाव, या शायद बहुत जरूरी। अभय ने धीरे से कहा, लकी, एक बात पूछनी है। अगर मैं तुम्हारे बारे में कोई फैसला लूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? लकी पहले थोड़ा चौंका, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो सीधे अभय की आंखों में देखकर बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं बॉस? आज आपको हो क्या गया है? आप जानते नहीं कि आप पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन है? आपने आज तक मेरे लिए कोई गलत फैसला लिया है क्या? फिर वो कुछ रुककर फिर भावुक होकर बोला, आज तो आपने पूछ लिया बॉस, लेकिन प्लीज़ आगे से इस तरह से पूछकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिएगा। आप मेरे लिए सब कुछ है, आपका फैसला ही मेरा नसीब है। अभय बस हल्के से मुस्कुराया और फिर बिना कुछ कहे मुड़ गया और स्टडी रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही लकी ने खुद से कहा, आप नहीं जानते कि आप मेरे लिए क्या हैं। आप मेरे लिए मेरा सब कुछ है। इस लकी की ज़िंदगी सिर्फ आपके लिए है बॉस। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। शाम ढल चुकी थी। राणा मेंशन रोशनी से जगमगा रहा था। हर कोने में आस्था की बर्थडे पार्टी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। महल की रौनक, फूलों की खुशबू और संगीत की धीमी वातावरण को खास बना रही थी। इधर जुहू मेंशन में अपने कमरे में आध्या पीच कलर की सिल्क साड़ी पहन चुकी थी, मगर उसका ब्लाउज, उसकी डोरी जैसे मानो इरादतन तंग आ रही थी। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। वो खुद से बड़बड़ाई, हे बजरंगबली, हम तो थक गए। आज के बाद हम ऐसा ब्लाउज कभी नहीं पहनेंगे। ये डोरी बांधना तो जैसे जंग लड़ना हो। थक हार कर उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। चल आध्या, एक आखिरी कोशिश।
वह खुद से बुदबुदाई। तभी पीठ पर किसी के गर्म हाथों का हल्का और सधा हुआ स्पर्श उसने महसूस किया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। मुस्कुराहट उसकी अधखुली पलकों पर तैर गई। वह बिना देखे ही पहचान गई थी। मिस्टर हस्बैंड, उसने धीमे से कहा, बिना आंखें खोले आईने में उनकी परछाई को निहारते हुए। अभय मुस्कुराया। कुछ बोले बिना वह उसके पीछे खड़ा रहा और धीरे से बहुत प्यार से डोरी के सिरों को थामा, उन्हें सलीके से बांधने लगा। फिर उसने आध्या को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपना चिन्ह उसकी गर्दन पर टिका दिया और आईने में उसे निहारते हुए मदहोश आवाज में कहा, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अपनी बड़ाई सुनकर आध्या के चेहरे पर मीठी मुस्कान आ गई और उसकी पलकें झुक गई। तभी उसे अपनी गर्दन पर अभय के गर्म होठ महसूस हुआ। उसकी गर्दन की त्वचा को छूते ही जैसे बिजली सी दौड़ गई हो। मिस्टर हस्बैंड, आध्या की आवाज़ जैसे गले में अटक गई थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे, सांसें तेज हो गई थी। मगर अभय का रोमांटिक अंदाज वही नहीं रुका। उसने अपनी गर्म सांसों से उसकी गर्दन को छुआ और फिर एक गहरा चुंबन छोड़ दिया। आध्या की उंगलियां साड़ी की किनारी को मुट्ठी में जकड़ चुकी थी। वह जानती थी कि यदि अभय एक बार शुरू हो गया तो फिर वह खुद को रोक नहीं पाएगा, और शायद वो भी नहीं। अभय ने झटके से उसे अपनी ओर घुमाया और बिना कुछ कहे उसे किस करने लगा। आध्या की सांसें अब भारी होने लगी थी। अभय का छुअन ही कुछ ऐसा था जिससे उसकी धड़कनों की रफ्तार तेज होने लगी थी। मिस्टर हस्बैंड, हमें राणा मेंशन जाना है, आध्या ने धीमे से कहा था, लेकिन अभय जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो थोड़ा ठहरा, उसका चेहरा थामकर उसे देखा। आध्या का चेहरा शर्म से गुलाब सा लाल हो गया था। उसकी आंखें झुकी थी लेकिन उनमें नूर जैसा चमक थी। वो अभय को दीवाना कर देने वाली थी। अब अभय का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अपनी नूर को खुद से अलग करे। जब से उन दोनों के बीच की दूरियां मिट चुकी थी, अभय को तो जैसे उसके पास होने की लत लग चुकी थी। आध्या कुछ बोलने ही वाली थी कि अभय ने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया। उसका इशारा था कि कुछ मत कहो, बस महसूस करो। वो अपना गर्म होठ उसके नरम होठों पर रख देता है। आध्या का हाथ खुद पर खुद अभय की गर्दन पर जा टिका। वह दोनों एक दूसरे में कुछ पल के लिए डूब गए थे। अभी अभय और आगे बढ़ता उससे पहले ही उसकी मोबाइल की रिंग बज उठी। पहली बार उसने अनदेखा किया, लेकिन जब बार बार फोन बजा तो उसने जलती सांसों के बीच आध्या के होठों को हल्के से चूमकर छोड़ दिया। फोन उठाया। स्क्रीन पर संजय जी का नाम था। आवाज में नरमी लाते हुए बोला, जी चाचू, हम निकल रहे हैं। फोन रखते हुए अभय ने आध्या की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब भी एक शरारती सी डेविल स्माइल थी। वो फिर से उसे अपनी बाहों में भरता है। तभी आध्या चिढ़ते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड, छोड़िए मुझे, दादी और मिली हमारा वेट कर रहे होंगे, हम लेट हो जाएंगे। तभी अभय उसके कान में धीमे से कहता है, एक शर्त पर, वहाँ से लौटने के बाद हम अपना अधूरा काम कंटिन्यू करेंगे। यह सुनते ही आध्या शर्म से और भी लाल हो गई। वो धीरे से बुदबुदाकर बोली, बेशर्म हो गए हैं आप। अभय ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने बना दिया है। अब देखना यह है कि इनका ये रोमांस अब कौन सा नया रंग दिखाएगा। क्या अभय अब सुजाता कपूर का सच आध्या को बता पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।